वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है जीके स्टडी विद रामेंद्र सिंह परमार। आई एम डॉक्टर रामेंद्र सिंह परमार और आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और इसके पूर्ववर्ती योजना आयोग की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो नीति आयोग था वो वास्तव में प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग का को भंग करके नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो नया आयोग लाया गया था उसके स्थान पर उसी को हम नीति आयोग कहते हैं। अब यहां पर नीति शब्द को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। बेसिकली जो आपका टॉपिक है वो एमपीपीएससी के सिलेबस में अंतिम यूनिट में जो बहुत सारे आयोग और बहुत सारे निकायों की चर्चा की गई है, बहुत सारे निकायों की बात की गई है, उसी में से एक टॉपिक है आपका नीति आयोग। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका एमपीपीएससी प्री के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लगभग 99.99% की गारंटी है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इसके अलावा आपको कोई बुक छूने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, आपके लिए प्री की तैयारी के लिए ये काफी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग की, नीति शब्द की। तो नीति का वैसे मतलब होता है नीतियां बनाना। आप जानते होंगे, सबसे फैमिलियर होंगे सब कुछ, नीतियां बनाना यानी कि योजनाएं बनाना, ठीक है। लेकिन यहां पर जो नीति आयोग है उसका जो अर्थ है वो नीति मतलब योजनाओं से नहीं है, वो एब्रीवेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने NITI यानी कि नीति कहा और इस आयोग का पूरा नाम पड़ गया नीति आयोग। अब इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसका वास्तव में बैकग्राउंड क्या था, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि भारत सरकार को नीति आयोग को बनाना पड़ा, और जिस प्लानिंग कमीशन को रद्द करने के बाद या समाप्त करने के बाद इस नीति आयोग का निर्माण किया गया है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो नीति आयोग है ये वास्तव में प्लानिंग कमीशन का ही एक नया रूप है, एक नई अप्रोच के साथ। तो जो प्लानिंग कमीशन है, हम थोड़ी सी पहले प्लानिंग कमीशन की बात कर लेते हैं। जो प्लानिंग कमीशन था वो उसका काम क्या था, वो ही भारत में आने वाले कुछ समय के लिए, जैसे 10 साल 15 साल 5 साल, इस छोटे स्पान के लिए नीतियां बनाने का या प्लानिंग करने का काम किया करता था, ठीक है। इसकी स्थापना सन 1950 में की गई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग में भी जो पदेन प्रधानमंत्री होता था वही इसका अध्यक्ष होता था, ठीक है। क्लियर आपको ये चीज। तो 13 अगस्त 2014 को सबसे पहले मोदी सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि जो पूर्ववर्ती प्लानिंग कमीशन है जिसमें कि काफी खामियां थी और उसे दुरुस्त करने के लिए एक नया आयोग का गठन उन्होंने किया जिसका नाम उन्होंने नीति आयोग दिया था। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया और नीति आयोग का निर्माण हुआ पूर्ववर्ती प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के स्थान पर। जो नीति आयोग था वो न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। अब आप कहेंगे ये दोनों चीज क्या होती है। तो जो नीति आयोग है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा लाया गया था और उसके द्वारा ही स्थापित किया गया था। इसका उल्लेख न तो संसद में है, न इसका उल्लेख न तो संविधान में है, इसीलिए इसे गैर संवैधानिक कहा गया। और इसका जो निर्माण है वो संसद में किसी बिल के द्वारा भी नहीं किया गया, इसीलिए इसे गैर वैधानिक भी कहा जाता है। तो ऐसा आयोग जिसका उल्लेख न तो संविधान में है और न ही वो संसद में किसी बिल द्वारा लाया गया है, इसीलिए इसे हम गैर संवैधानिक और या गैर वैधानिक आयोग कहते हैं। यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि ये असंवैधानिक है। एक होता है असंवैधानिक, एक होता है गैर संवैधानिक। असंवैधानिक मतलब जो हमारी संविधान की मूल भाषा के विपरीत हो उसे हम कहेंगे असंवैधानिक, और जो हमारे संविधान में नहीं हो लेकिन लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए उपयोगी है उसे हम कहते हैं गैर संवैधानिक। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है क्योंकि इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है, ना कि इसका उल्लेख संविधान में है और ना ही इसे किसी एक्ट के द्वारा पास किया गया है। अब नीति आयोग एक्चुअली करता क्या है, इसका काम क्या है। तो जो नीति आयोग है उसको आप एक थिंक टैंक कह सकते हैं जो कि सोचता है कि हमारे देश में
जरूरतों और तात्कालिक और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से किस प्रकार की नीतियां बनाएं जो कि एक अंतिम व्यक्ति तक अपनी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं का उसको लाभ मिल सके। ये क्या करता है, राज्य और केंद्र के बीच में एक पुल का काम भी करता है, ये सरकारों को सलाह भी देता है। तो इस तरह इसका काम मूल रूप से योजनाएं बनाना, उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को सलाह देना और भविष्य की 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल की भविष्य को देखते हुए भी प्लानिंग करना, योजना बनाना इसका मूल काम होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इसकी संरचना की बात कर लेते हैं कि जो नीति आयोग है उसकी संरचना क्या है, कौन कौन से इसके सदस्य होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो नीति आयोग होता है उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एक चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन होगा भाई साहब, तो चूंकि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्थापित है इसीलिए इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष मतलब सिटिंग चेयरमैन का मतलब क्या होता है कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा या है या बनेगा वो ऑटोमेटिकली इसके ही अध्यक्ष कहे जाएंगे। जैसे वर्तमान में इसके अध्यक्ष मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, क्यों, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है जो कि अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष कौन होगा, वो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे। जो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेंगे भारत में हमारे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप इसके अध्यक्ष माने जाएंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल। अब ये क्या होता है, तो शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल में सारे राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल इसके गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। पुदुचेरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। बाकी जितने भी केंद्र शासित राज्य होते हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल ही इसके गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, दिल्ली और पुदुचेरी इनके सीएम, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन फिर भी इनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो योजना आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। शेष जितने भी आपके केंद्र शासित राज्य हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल ही इसके सदस्य होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि पहले बताया गया था कि जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों के, वो इसके सदस्य, इसकी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। तीसरा जो पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं, क्षेत्रीय परिषदें का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलाकर एक परिषद या काउंसिल का निर्माण किया गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के आपसी मुद्दों या आपसी विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। और इसका मुख्य काम होता है इन राज्यों में आपस में बातचीत करना, उसका कोई संवैधानिक हल निकालना इस काउंसिल का काम होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक सीएम मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। और इस तरह के काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो या तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं या उनके द्वारा नामित किया गया या नॉमिनेट किया गया कोई सदस्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं स्पेशल इन्विटेशन या विशिष्ट आमंत्रण। ये क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ऐसे केस में कुछ विशेष ज्ञान रखने वाले, किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित करके इसका सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन ये काम भी कौन करते हैं, ये काम भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। वही नॉमिनेट करते हैं कि इस क्षेत्र में इस व्यक्ति की एक्सपर्टीज है, इस व्यक्ति का अच्छा ज्ञान है, तो उसका उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री ही इनका नाम सजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके पूर्णकालिक संसदीय ढांचे की, यानी कि जो इनके परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो प्रधानमंत्री यानी कि अध्यक्ष के अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं जिनका जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है, जिसका उनका जो स्तर होता है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। यानी कि जो भी उपाध्यक्ष होंगे उनका जो रैंक होगा वो कैबिनेट स्तर का होगा। इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो श्री अरविंद पनगड़िया जी थे और